दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज केडीबी लाइव में पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों आज हो चुका है 17 अगस्त 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि देशवासियों को महंगाई की एक और मार पड़ी है। अमूल दूध के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। कीमतों में बढ़त आज बुधवार से लागू होगी। कीमतों में बढ़त के बाद से अब अमूल के हर लीटर पर ग्राहकों को 2 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। अमूल ब्रांड और मदर डेयरी के दूध के दाम बढ़ाकर एक बार फिर से ग्राहकों को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है। अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतों में 2 रुपए लीटर की वृद्धि की गई है। बढ़ी हुई कीमत आज 17 अगस्त से लागू होगी। कंपनी के नए रेट्स के मुताबिक 500 ग्राम अमूल गोल्ड की नई कीमत अब 31 रुपये हो जाएगी, जबकि अमूल ताजा की नई कीमत 500 ग्राम 25 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा अमूल शक्ति दूध की नई कीमत 500 ग्राम 28 रुपये हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत भारतीय किसानों को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यानी कि पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपये हर साल किसानों को दिए जाते हैं खेती करने के लिए। सरकार ने इस योजना में रजिस्टर्ड किसानों के लिए KYC को अनिवार्य कर दिया है। ये आपको शायद मालूम है, क्योंकि केडीबी लाइव बहुत पहले से KYC करने के लिए बोला जा रहा है। अब KYC की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2022 तय की गई है। यानी कि आप 31 अगस्त तक KYC करा सकते हैं। जब भारतीय किसानों को कृषि और किसान कल्याण विभाग के माध्यम से राशि 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपये करके दी जाती है। तकरीबन हर 4 महीने पर ये पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर जल्द KYC करा लें। जहां प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में KYC की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2022 तय की गई है। ऐसे में इस डेडलाइन से पहले आपको योजना में अपनी KYC जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। आपको बता दें कि इस स्कीम के तहत सरकार हर साल किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्त देती है। जहाँ भारत में करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब तक किसानों के खाते में कुल 11 किस्त भेजी जा चुकी है। वहीं जल्द ही 12वीं किस्त भी सरकार द्वारा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर आप भी किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाते हैं तो फिर ऐसे में आपको जल्द से जल्द अपनी KYC करा लेना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक ऐसे क्षेत्र है जहां दूल्हे का बाजार लगता है, यानी कि दूल्हे को खरीद बिक्री किया जाता है। जी हां, बिहार के मधुबनी में 700 सालों से दूल्हे का बाजार सजता है, जहां हर जाति धर्म के लोग आते हैं और लड़की वाले उनकी वर का यानी कि दूल्हे का चुनाव करते हैं। जिसकी बोली ऊंची दूल्हा उसका होता है। जी हाँ, बिहार के मधुबनी में तो बाकायदा बाजार सज रहा है। बिहार के मधुबनी में विवाह के लिए सजे दूल्हे के बाजार को सौराठ सभा कहा जाता है, जिसकी शुरुआत 700 साल पहले से हुई थी और अब भी चल रही है। इस सभा का मकसद होता है कि वर्ग विशेष के तमाम दूल्हे यहाँ इकट्ठा हो। लड़की वाले भी अपनी अपनी बेटियों को लेकर के इस सभा का हिस्सा बनते हैं और फिर वे बाजार में बैठे दूल्हे में से बेहतर दूल्हे का चुनाव अपनी बेटी के लिए करते हैं। जब बेहतर दूल्हे के चयन की प्रक्रिया में उसकी क्वालिफिकेशन, घर परिवार, व्यवहार और जन्मपत्री तक देखी जाती है। सभी बातों की जांच के बाद अगर लड़का पसंद आया तो फिर लड़की हाँ बोल देती है। हालांकि आगे की बातचीत का जिम्मा परिवार के पुरुष सदस्यों का भी होता है। कहा जाता है कि इस सौराठ सभा की शुरुआत कर्नाटक वंश की राजा हरि सिंह ने की थी, जिसका उद्देश्य था कि अलग अलग गोत्र में शादी करवाना और दहेज रहित विवाह करवाना। इस सभा में 7 पीढ़ियों से रक्त संबंध और रक्त समूह पाए जाने पर विवाह की अनुमति नहीं है। एक ही जगह पर सभी लड़कों के इकट्ठा होने से लड़की वालों को दूल्हे का चयन करना आसान हो जाता था। परंपरा तो 700 सालों से चली आ रही है, लेकिन समय के साथ इसमें कुछ विकृतियां भी आई है। पहले की तरह ये सभा अब दहेज रहित नहीं रही। जहां अल जजीरा में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया ने इस सौराठ सभा को एक बाजार के रूप में प्रदर्शित किया, जहां सैकड़ों की संख्या में दूल्हे इकट्ठा होते हैं और फिर लड़कियां अपना वर चुनती है, यानी कि अपना दूल्हा चुनती है। ये सभा अब दहेज से अछूता नहीं रही। अब दोनों की बोली लगती है, जैसी बोली वैसा दूल्हा मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कि देश भर में 13 से 15 अगस्त के बीच हर गली मोहल्ले में तिरंगा लहराता हुआ दिखा। जहां हमारी शान बढ़ाने वाले इस तिरंगे के साथ कितनी ही तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन 15 अगस्त के बाद क्या, ये सवाल है। जहां आपने सोचा है कि इस तिरंगे को उसी सम्मान और फिर प्रेम से किस तरह संभाला जाए ताकि अनजाने में भी इसका अपमान ना हो। अगर आपके पास इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो फिर हम आपको तिरंगे को संभालने या फिर ख़राब हुए तिरंगे को सम्मान सहित
विदा करने के नियम बता रहे हैं अभी। जब तिरंगे को उतार करके संभालने के लिए आधिकारिक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो चलिए बताते हैं और जानते हैं कि आखिर तिरंगा को स्वतंत्रता दिवस के बाद कैसे संभाला जाए। जी हाँ, अगर आपका तिरंगा सही सलामत है तो फिर उसे सही तरीके से फोल्ड करके संभाल करके रखें ताकि आप उसे दोबारा इस्तेमाल कर सके। लेकिन फटे तिरंगे के लिए अलग नियम है। कोड के मुताबिक अगर तिरंगा झंडा खराब हो चुका है या किसी भी तरह से वे सही नहीं है तो फिर उसे सम्मान के साथ जला देना चाहिए। ये हमारे देश का गौरव है, इसीलिए इसे जलाने के समय कुछ चीज का आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। यही नहीं, आप झंडे को मिट्टी में डिस्पोज भी कर सकते हैं। इसके लिए पहले सभी खराब हो चुके झंडे को सही तरीके से लपेट करके एक लकड़ी के बॉक्स में रखिए। इस बॉक्स को मिट्टी में दबा दीजिए और फिर 1 मिनट का मौन रखिए। अब बात करते हैं कि आखिर झंडा जलाने के नियम क्या है। तो सबसे पहले एक सुरक्षित जगह चुनें और उसकी साफ सफाई करें। सभी खराब हो चुके झंडे को सही तरीके से फोल्ड करें यानी कि लपेट लें। आग जलाएं और उठती हुई लपटों के बीच तिरंगे को रख दें। जब बिना फोल्ड किए झंडे को जलाना कानूनी अपराध है, आपको फोल्ड करके ही जलाना होगा। तो दोस्तों, ये था खराब हुए तिरंगे झंडे को सही तरीके से विदाई करने का तरीका। दोस्तों, बात करते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों की ग्रामीण महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने मई 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। जहां उसके तहत महिलाओं को फ्री में गैस का कनेक्शन देने की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन पिछले 6 महीने में घरेलू गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी होने से वे ग्रामीण महिलाएं गैस नहीं खरीद पा रही है। जी हाँ, गैस के दाम बढ़ने से फिर से महिलाएं लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही है, फिर से धुएं की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। देश में अभी तक ज्यादातर फ्री में मुफ्त में कनेक्शन तो दिया गया था, लेकिन अब फिर से लकड़ी का चूल्हा जलाने को लेकर के बेबस है, मजबूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब एक चैनल ने गांव-गांव में इस योजना की जांच पड़ताल करने के लिए पहुंची तो फिर ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि हम लोग रोज कमाने खाने वाली हैं। पहले घर के लिए चावल आटा खरीदें या फिर 1150 रुपए का गैस ले, अब हमसे नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री की ये उज्ज्वला योजना दिखावा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना का मकसद अधूरा दिख रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन पर दानापुर रेल मंडल के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की कोशिश का विरोध शुरू हो गया है। इस स्टेशन का नाम बदलने का प्रस्ताव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया था। जहां उनकी घोषणा पर राज्य सरकार ने रेलवे को प्रस्ताव भेजा था, जिस पर रेलवे बोर्ड ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। जहाँ स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस रेलवे स्टेशन का नाम भगवान राम से जुड़ा हुआ है, इसे बदलने की कोशिश का विरोध किया जाएगा। स्थानीय अंचल के प्रसिद्ध रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम मुख्यमंत्री द्वारा बदले जाने की घोषणा करने के बाद वहां के ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया है और 17 अगस्त को इसके विरोध में धरना देने का निर्णय लिया है। जब सरकार के इस फैसले के विरुद्ध ग्रामीणों ने बाकायदा ग्राम रक्षा समिति का गठन करके रघुनाथपुर में एक आवश्यक बैठक की और इस स्टेशन का यानी कि रघुनाथपुर स्टेशन का नाम बदलने का विरोध किया। जहाँ सभी ने मिलकर के कहा है कि इस स्टेशन का नाम नहीं बदलना चाहिए। भगवान राम और भगवान शिव के इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मिलन को मिटाने की साजिश रची जा रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका नाम नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि कभी कभी आपको नया सिम प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। एक आधार कार्ड से अधिकतम 9 सिम कार्ड खरीदे जा सकते हैं, लेकिन सारे सिम कार्ड किसी एक ऑपरेटर्स के नहीं ले सकते हैं। एक ऑपरेटर के अधिकतम 6 सिम कार्ड ले सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारे नाम से कोई दूसरा सिम कार्ड तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो फिर आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मिनटों में पता लगा सकते हैं कि आपके नाम से कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं और चल रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सरकार के टेलीकॉम विभाग के एक पोर्टल पर जाकर के चेक करना होगा। जो सिम आपकी आईडी पर फर्जी तरीके से लिया गया है उसे ब्लॉक भी कर सकेंगे। अब अगर आप कोई सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसे अपने आधार कार्ड से हटाना चाह रहे हैं तो फिर आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीकॉम विभाग ने एक पोर्टल की शुरुआत की है। इसका नाम है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन या फिर टेफको। दरअसल कई बार आपको नहीं पता होता है
कि आपकी आईडी यानी कि आधार कार्ड पर कितने सिम चल रहे हैं। वहीं कई बार फ्रॉड किसी की भी आधार से सिम ले लेते हैं और गैर कानूनी कामों को अंजाम दे देते हैं। इससे जिसके नाम पर सिम है उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो गया है कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले www.tafcop पर जाए और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके नाम से अपने आपके आधार कार्ड के नाम से अभी कितना सिम एक्टिव हैं, चल रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश में अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के साथ ही विकास की सड़क बिछने का सिलसिला शुरू हो गया था। साल 1950 से 51 में देश में सभी तरह की सड़कों का जाल करीब 4 लाख किलोमीटर में फैला था। अब ये बढ़कर के 63,31,757 किलोमीटर से अधिक हो गया है। जहाँ सड़कों के नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका में सड़कों का जाल करीब 65 लाख किलोमीटर तक फैला है। जी हाँ, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग का दायरा 1,32,499 किलोमीटर तक फैला है। ये देश में कुल सड़कों का 2% हिस्सा है। वहीं देश भर में राजमार्ग का जाल 1,89,535 किलोमीटर फैला है। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल साल 2019 तक 45,22,228 किलोमीटर तक फैला था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने एक युवक की जान ले ली। यह घटना में युवक की मौके पर ही जान चली गई। घटना के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। यह पुलिस मौके पर पहुंच करके जांच में जुट गई है। वहीं परिवार वालों में घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि युवक देर रात अपने घर में सो रहा था, तभी अपराधी उनके घर पर आया, जहाँ अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। घटना में युवक की मौके पर ही जान चली गई। फिलहाल घटना की वजह सामने नहीं आई है। यह घटना बिहार के बेगूसराय मंसूर चक्की जमालदीपुर गाँव की है। दोस्तों बात करते हैं कि देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़े आयोजनों ने इकोनॉमी को काफ़ी फायदा पहुंचाया है। खास करके इस मौके के लिए शुरू किए गए पीएम नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ी मदद मिली है। जब व्यापारी संगठन कैट के मुताबिक वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की सरकार की मुहिम को इन आयोजनों ने नई पहचान दिलाई है, जिसका असर ये हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में 500 करोड़ रुपए के तिरंगा खरीदे गए हैं। हर घर तिरंगा अभियान से 500 करोड़ रुपए का कारोबार देश में हुआ है। जब पिछले 20 दिनों में देश में 30 करोड़ तिरंगा झंडा तैयार किए हैं, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला। जहाँ हर घर तिरंगा अभियान अन्य तिरंगा यात्रा के चलते 500 करोड़ के तिरंगा झंडा खरीदे गए। तिरंगा झंडा निर्माण और बिक्री का ये नया रिकॉर्ड देश में बना। पिछले कई साल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज की सालाना बिक्री करीब 150 से 200 करोड़ रुपए तक ही सीमित रहती थी, लेकिन इस बार तिरंगा आयोजन ने देश की बिक्री कई गुना बढ़ा दी। राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री बनाने में बीते करीब 15 दिनों में देश भर में आयोजित हुए तिरंगा कार्यक्रम का भी बड़ा रोल है। रैलियां, मार्च, मशाल जुलूस, तिरंगा गौरव यात्रा, सार्वजनिक सभाओं और सम्मेलनों में भी बड़े तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किए जाने से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री हुई है। ये सब इसलिए भी संभव हो सका है क्योंकि सरकार ने फ्लैग कोड में बदलाव किया है, जिसके चलते सरकार ने पॉलिस्टर और मशीनों से झंडे बनाने की अनुमति दी। इससे देश भर में झंडों को आसानी से मुहैया किया जा सका। जब पहले भारतीय तिरंगा केवल खादी या फिर कपड़ों से बनाने की ही अनुमति थी। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, पूर्णिया समेत पूरे बिहार में 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है। जहाँ इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जो लोग बिहार में नौकरी करना चाहते हैं वे 2 सितंबर तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर के अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर अधिसूचना जारी करके सहायता, नर्स, एडवाइजरी अथवा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन आमंत्रित किए हैं। आपको बता दें कि उपरोक्त पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल एवं अधिकतम आयु सीमा 37 साल निर्धारित किया गया है। वहीं उम्मीदवारों की योग्यता 12वीं पास के साथ ANM डिप्लोमा की डिग्री रखी गई है। इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त के मौके पर झंडा तोड़ने के बाद बिहार के 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान किया था। इस ऐलान के तुरंत बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से खाली पड़े पदों की डिटेल्स मांगी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कुल 31 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है। इसमें से आरजेडी से सबसे ज्यादा 16 विधायक मंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद जेडीयू से 11 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। वहीं कांग्रेस से 2
हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद दिया गया है। जब बिहार में कुल 31 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। सबसे पहले विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव, आफाक आलम और आलोक मेहता ने मंत्री पद की शपथ ली है। दूसरे दौर में अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, रामानंद यादव, सुरेंद्र कुमार यादव और लेसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। तीसरे दौर में संतोष कुमार सुमन, मदन कुमार सैनी, ललित यादव, सर्वजीत कुमार और संजय झा ने मंत्री पद की शपथ ली है। चौथे दौर में समीर महासेठ, शीला मंडल, सुनील कुमार, चंद्रशेखर और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। पांचवें दौर में अनीता देवी, जमा खान, आरजेडी नेता जितेंद्र यादव, सुधाकर सिंह और जयंत राज ने मंत्री पद की शपथ ली है। छठे दौर में इस्राइल मंसूरी, सुरेंद्र राम, कार्तिक सिंह, शहनवाज आलम ने मंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के सभी जिलों में एक बार फिर से सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बड़े शहरों की मंडियों में सब्जियों के भाव आसमान छूने लगे हैं। इसका सीधा सा असर आम आदमी पर हो रहा है। आपको बता दें कि पटना की सब्जी मंडी में टमाटर 120 रुपये किलो पहुंच गया है। वहीं भिंडी, परवल, करेला, बैगन की कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दुकानदार बताते हैं कि अभी कोई भी सब्जी 40 रुपये से नीचे नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ये दावा करती है कि देश में कहीं पर भी महंगाई नहीं है, लेकिन अगर बात हकीकत की करें तो फिर बिहार समेत देश भर में पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, सरसों का तेल और रिफाइन के साथ खाद्य पदार्थ और सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर, नालंदा, पूर्णिया समेत सभी जिलों के किसान घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा जमीन का लगान जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ जमीन का रसीद भी निकाल सकते हैं। इसके लिए किसानों को अब अंचल कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। खबर के अनुसार बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जमीन लगान जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। अब आप ऑनलाइन के द्वारा अपने ज़मीन का लगान कहीं से भी जमा कर सकते हैं और ज़मीन का लगान रसीद भी निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहले ज़मीन का लगान जमा करने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। खास करके ग्रामीण इलाकों के लोगों को इससे सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था, लेकिन लोग अब ऑनलाइन के द्वारा इस काम को आसानी से के साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.bhulagan.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के अपनी ज़मीन की डिटेल्स को भरें और ऑनलाइन के द्वारा जमीन का लगान जमा करें। इसके बाद आप रसीद को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल कंपनियों ने आज सुबह अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर पेट्रोल डीजल का रेट जारी कर दिया है। आज इसी नए रेट के अनुसार बिहार के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल की बिक्री की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार के लोगों को आज भी पेट्रोल डीजल के रेट पर कोई राहत नहीं मिली है। वहीं बिहार के कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं कुछ जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट आई है। बिहार के लोग लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जानकारी की माने तो इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के भाव में कोई कमी नहीं आ रही है, जिसके कारण भारत में भी अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए हैं। आज पटना में पेट्रोल 107 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर और डीजल 94 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर बिक रही है। भागलपुर में आज पेट्रोल 107 रुपये 82 पैसे और डीजल की कीमत 94 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर है। मधुबनी में आज पेट्रोल 108 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दरभंगा में आज पेट्रोल 108 रुपये 2 पैसे जबकि डीजल 94 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के कई विभागों में 4 लाख पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। खबर के अनुसार 15 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि बिहार के करीब 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार के सभी विभागों में खाली पड़े पदों की सूची मांगी है। आपको बता दो कि बिहार में डॉक्टर, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट के जितने भी पद खाली है उन सभी पदों पर इस साल भर्ती किया जाएगा। वहीं पुलिस विभाग में 50,000 और स्कूल कॉलेजों में अध्यापकों के 3 लाख पद भरे जाएंगे। इन सभी पदों पर भर्ती को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी और बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी को प्रस्ताव भेजा जाएगा और भर्ती की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि समस्तीपुर, पूर्णिया, भागलपुर समेत 18 जिलों के किसान आम और लीची के पेड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बिहार बाग उत्थान अभियान योजना में ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। जहां ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2022 तक निर्धारित किया गया है। आपको बता दूं कि बिहार बाग उत्थान अभियान योजना के तहत सरकार आम और लीची की खेती करने वाले किसानों को पेड़ों की चारों ओर थाल बनाने के लिए 110 रुपये प्रति थाल की आर्थिक सहायता देगी, जबकि पेड़ों की पुताई करने के लिए 50 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से पैसा देगी। सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य आम और लीची के पेड़ों को दीमक और फफूंद जैसे जीवाणु से बचाना है। इससे किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जिन जिलों को ये लाभ दिया जाएगा वह है समस्तीपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, बांका, कटिहार, शिवहर, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिला शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत पूरे बिहार में भवन निर्माण करना महंगा हो गया है, यानी कि घर बनाना अब महंगा हो गया है, क्योंकि बिहार सरकार निजी प्रतिष्ठानों से 1% की सेस वसूल करेगी, जिसके कारण भवन निर्माण करना पहले यानी कि घर बनाना पहले के मुकाबले काफी महंगा हो जाएगा। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों को आर्थिक लाभ देने के लिए ही सेस की वसूली की जाती है। आपको बता दें कि 10 लाख से अधिक के भवन निर्माण पर 1% यानी कि 10,000 रुपए की सेस वसूली की जाएगी। बिहार में सरकारी भवन निर्माण के दौरान 1% सेस की वसूली हो रही है, वहीं निजी प्रतिष्ठानों में 10 लाख से अधिक के निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं, लेकिन सेस की वसूली नहीं हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने सेस वसूली के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार श्रम संसाधन विभाग ने सभी जिलों में सेस वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए धावा दल का भी गठन किया गया है। ये दल 10 लाख से अधिक के भवन निर्माण पर नजर रखेगी और उससे सेस की वसूली करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 से 3 घंटे के दौरान सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में मूसलाधार बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 घंटों में सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इन जिलों में कुछ स्थान पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है, इसलिए खराब मौसम के दौरान सावधान रहें, बाहर बिल्कुल भी ना रहें। आपको बता दें कि पिछले 21 दिनों के अंदर बिहार में कहीं भी मूसलाधार बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण किसानों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। जिस खेत में धान की रोपनी कर ली गई है वह खेत भी बारिश नहीं होने के कारण सूख रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आज बिहार के पटना, नालंदा, लखीसराय, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, जहानाबाद, बेगूसराय और शेखपुरा जिले में भी कुछ स्थान पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार में गंगा पथ का विस्तार किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि पश्चिम में आरा और पूर्व में बख्तियारपुर तक गंगा पथ का विस्तार होगा। इस गंगा पथ को पश्चिम में दानापुर के आगे आरा तक ले जाया जाएगा। इससे बिहार के कई जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा और उनका आवागमन सुगम होगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा है कि बिहार में कानून का राज है और जनता को उनका हक और सुरक्षा दिलाने के लिए जनता दरबार शुरू किया गया है। या बिहार की जनता को अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो फिर वे सीधे जनता दरबार में उपस्थित हो सकते हैं और अपनी समस्या सुना सकते हैं। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान बिहार के युवाओं के लिए भी बड़ा वादा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि युवाओं को 10 लाख क्या, हम लोगों का मन है कि इसे 20 लाख तक पहुँचाएँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा सितंबर महीने ली जा सकती है। इसको लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। खबर के अनुसार 8 मई को बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था, जिसके कारण बिहार के सभी सेंटरों की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके बाद आयोग ने 67वीं पीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में कराने की बात कही थी।
लेकिन आयोग के द्वारा अभी तक एग्जाम की पूरी तैयारी नहीं हो पाई है। ऐसे में ये 67वीं पीटी परीक्षा सितंबर महीने में आयोजित की जा सकती है। आयोग के इस संदर्भ में अगले सप्ताह एक बैठक करेंगे। इस बैठक के बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। अगर आप बिहार 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप मेहनत के साथ तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आयोग अभी भी अपने आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर एग्ज़ाम की तारीख का ऐलान कर सकती है। इसकी तैयारी की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। कुल 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभागों का बंटवारा भी कर लिया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह विभाग अपने पास रखा है, तो वहीं पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। विजय कुमार चौधरी को वित्त मंत्री, आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री पद दिया गया है। राजद कोटे के 16 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। जदयू के 11 विधायक मंत्री बनाए गए हैं। कांग्रेस के 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और निर्दलीय के 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तेज प्रताप यादव एवं आलोक मेहता, जनता दल यूनाइटेड यानी के विजय कुमार चौधरी एवं विजेंद्र प्रसाद यादव तथा कांग्रेस नेता आफाक आलम सहित कुल 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल फागू चौहान ने नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। विधायकों को 5-5 के समूह में शपथ दिलाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद लगातार बीजेपी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर घेर रही है। बीजेपी के निशाने पर खास करके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के मुद्दे पर आज सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये कहते हुए जवाब दिया है कि उनका प्रयास 10 लाख नहीं 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का है। जब सीएम नीतीश कुमार के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में गर्माहट आ गई है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही जेडीयू की पूर्व सहयोगी पार्टी बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। खास करके बीजेपी तेजस्वी यादव के उस चुनावी वादे को लेकर के हमलावर हो रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन अब बीजेपी को महागठबंधन की सरकार ने जवाब दे दिया है। जहां जवाब न सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर दिया है बल्कि अपराध के मुद्दे पर भी दिया है। मौका स्वतंत्रता दिवस का था, लेकिन मंच को राजनीति से भी जोड़ा गया। जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने विपक्षियों को गांधी मैदान से ही जवाब दे डाला है। सीएम नीतीश कुमार ने न सिर्फ रोजगार देने के वादे को पूरा करने का ऐलान किया, बल्कि क्राइम कंट्रोल को भी लेकर के विपक्षी को खास करके बीजेपी को जवाब दिया है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार के रोजगार से जुड़े ऐलान के बाद विपक्षियों पर बिना नाम लिए हमला बोला है और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद कहा है। साथ ही कहा है कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो कहते हैं वे करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सब लोगों के विभागों की भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। हम एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक करेंगे और तेजी से काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज बिहार सरकार के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा है कि आशा और विश्वास है कि महागठबंधन के सभी साथी आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण निष्ठा, कर्मठा, ईमानदारी, पारदर्शिता और आपसी समन्वय के साथ बिहार के विकास में योगदान देंगे। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार के मंत्रिमंडल का मंगलवार को विस्तार किया गया, जिसमें राजद के तेज प्रताप यादव एवं आलोक मेहता, जदयू के विजय कुमार चौधरी एवं विजेंद्र यादव तथा कांग्रेस नेता आफाक आलम सहित कुल 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। राज्यपाल फागू चौहान ने नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। दोस्तों बात करते हैं कि पिछले 5 माह में बिहार की राजनीति में खूब उठापटक हुआ। नंबर 1 पार्टी बनने की होड़ में लगी भाजपा और राजद में अलग अलग दलों के विधायक अब शामिल हुए, जब कुल 7 विधायकों ने पाला बदला। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के 3 विधायक भाजपा में शामिल हुए, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए थे। मगर इन 7 विधायकों में लॉटरी सिर्फ एक विधायक की लगी। जब नई महागठबंधन सरकार में एआईएमआईएम से आरजेडी में आए जोकीहाट विधायक शाहनवाज आलम को मंत्री पद की मिला है। यह शाहनवाज राजद के कद्दावर नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन
रुकनुद्दीन के बेटे हैं। वे अपने भाई सरफराज को हरा करके विधायक बने थे। वहीं पर एनडीए में शामिल रही वीआईपी के मुकेश सहनी को मार्च में बड़ा झटका लगा। वीआईपी के 3 विधायकों ने एक साथ पाला बदल लिया। विधायक राजू सिंह, मिश्री लाल और स्वर्ण सिंह भाजपा में शामिल हो गए थे। इससे भाजपा के विधायकों की संख्या 74 से 77 हो गई थी। इससे भाजपा को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी का तमगा मिल गया था। चर्चा भी तेज थी कि इस पाला बदलने का इनाम मंत्रिमंडल विस्तार के समय मंत्री पद के रूप में मिलेगा, मगर इससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार होता जब सरकार ही बदल गई। जब पाला बदलने वाले तीनों विधायक तो मंत्री बने नहीं, भाजपा भी सरकार से बाहर हो गई। जी हां, भाजपा के सबसे बड़े दल बनने के बाद से 3 माह के अंदर ही आरजेडी ने विधानसभा में सबसे बड़े दल का तमगा वापस ले लिया। जून में एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक मोहम्मद इजार एसपी, शाहनवाज आलम, रुकनुद्दीन और अंजार नईमी आरजेडी में शामिल हो गए। नतीजा, आरजेडी विधायकों की संख्या 76 से बढ़कर के 80 हो गई। उस समय आरजेडी विपक्ष में था, मगर बदले समीकरण में आरजेडी को सत्ता का साझेदारी बना दिया और फिर 4 में से 1 विधायक शाहनवाज आलम मंत्री बन गए। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और ऑफिस से ब्रेक लेकर के किसी पटरी पर चाय पीने जाते हैं तो फिर सतर्क हो जाए, क्योंकि अगर आप वहाँ चाय पीने जाते हैं तो फिर आपको कैंसर जैसी घातक गंभीर बीमारी हो सकती है। ये दावा किसी स्टडी या फिर किसी रिसर्च का नहीं है, बल्कि यूपी एसटीएफ का है। एसटीएफ ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो नकली चाय पत्ती बनाते थे। नकली चाय पत्ती लोगों के लिए इतना नुकसानदायक होता है कि इससे कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारी हो सकती है। नकली चाय पत्ती बेचने के लिए बड़ी चालाकी से इन लोगों ने रेहड़ी पटरी यानी कि ठेला लगा करके बेचने वाले चाय की दुकानों को चुना करते थे। आप रोजाना रेहड़ी पटरी पर चाय पीने के शौकीन है तो फिर सावधान हो जाए। जी हाँ, यूपी एसटीएफ ने एक ऐसा गिरोह को पकड़ा है जो नकली चाय पत्ती रेहड़ी पटरी वालों को बेचा करते थे। एसटीएफ ने ऐसी चाय पत्ती बनाने वाले 3 आरोपी को पकड़ा है और गिरफ्तार किया है। लेकिन आने वाले दिनों में यूपी एसटीएफ के निशाने पर और कई चाय पत्ती की अवैध फैक्ट्री हो सकती है। एसटीएफ ने जिस नकली चाय फैक्ट्री पर धावा बोला, छापेमारी की, तो इस फैक्ट्री में चाय बनाने के लिए यूज चाय पत्ती, लकड़ी के मुरादे, केमिकल, केसरी, कुछ अच्छी क्वालिटी चाय पत्ती के साथ में कुछ पौधों की पत्ती का इस्तेमाल करके नकली चाय पत्ती बनाने थे। अधिकारियों को प्रथम दृष्टि से ये किस पौधे के पत्ती हैं ये समझ में नहीं आया, लिहाजा पौधे के पत्ते को जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। तो ऐसे में अगर आप भी किसी ठेले पर चाय पीते हैं या फिर रेहड़ी पटरी पर चाय पीते हैं तो फिर आप सावधान हो जाइए, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के नीतीश सरकार में एक ऐसे शख्स को मंत्री बनाया गया है जिसने राजनीति में आने के लिए सरकारी शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और फिर कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। रोहतास जिला के कोचक प्रखंड की चिनेती पंचायत के अंतर्गत मध्य विद्यालय सेलास के शिक्षक रह चुके मुरारी प्रसाद गौतम नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री बने। जहाँ इनके मंत्री पद पर शपथ लेते ही समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। जहाँ उनके पिता महेंद्र राम कोचक की चिनेती पंचायत मुखिया थे। 5 भाइयों में मुरारी प्रसाद गौतम दूसरे नंबर पर है। जब मुरारी ने 5वीं तक की पढ़ाई सासाराम के शिशु मंदिर स्नातक निजी विद्यालय से की थी। इसके बाद पटना के कंकरबाग में स्थित SPD हाई स्कूल में आगे की पढ़ाई की। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। आरजेडी से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। या तेजस्वी यादव ने इस सरकार में फैसले खुद लिए हैं और लालू प्रसाद ने पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंप दी है। आरजेडी और जेडीयू के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक तेजस्वी यादव सरकार गठन के फॉर्मूले तैयार करने से लेकर के मंत्रिमंडल गठन करने तक में आरजेडी की तरफ से कमान खुद संभाले हुए थे। इस पूरी कवायद में तेजस्वी यादव के 3 करीबी सलाहकार की भूमिका अहम रही, जो सरकार बनाने से लेकर के मंत्रिमंडल गठन करने तक में तेजस्वी यादव के फैसले के पीछे रहे। तो आइए जानते हैं उनके विषय में कि वे कौन है और किस तरीके से तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव की जगह लेने में कारगर साबित हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने का फैसला तेजस्वी यादव ने अपने कंधों पर लिया और इस काम में उनके 3 प्रमुख सलाहकार शामिल थे जो पर्दे के पीछे लगातार काम कर रहे थे। इस 3 नामों में तेजस्वी यादव के बेहद करीबी और सलाहकार संजय यादव की भूमिका अहम रही है। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव के साथ साल 2015 से लगातार बने हुए हैं। कहा जाता है कि पहली
बार जब जातीय जनगणना के मुद्दे पर तेजस्वी यादव अकेले मिलने नीतीश कुमार के आवास पर गए थे तो इस बातचीत का मसौदा संजय यादव ने ही तैयार किया था। हालांकि इसकी जानकारी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दो और करीबी नेता प्रोफेसर मनोज झा और वर्तमान सरकार में मंत्री बने आलोक मेहता को दी गई थी। कहा जाता है कि ये तीनों लोग ही तेजस्वी यादव की असली सिपह सलाहकार है जो हर मुद्दे पर तेजस्वी यादव को सलाह देने का काम कर रहे हैं। हालांकि आरजेडी के भीतर उस मुलाकात के बाद भौवें तन गई थी कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर नीतीश कुमार से बात करने तेजस्वी अकेले क्यों चले गए थे। लेकिन नीतीश कुमार के आवाज से बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव की सहजता को देखकर के आरजेडी में सरकार बनाने को लेकर के बातें तेज हो गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को बिहार सरकार का कैबिनेट मंत्री बनाए जाते ही उनके पैतृक गांव में जश्न का माहौल है। यहां लालू प्रसाद यादव के परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिला करके जश्न मनाया। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम और अब बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को नीतीश कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। तेज प्रताप का अपने गाँव से बेहद लगाव है, लिहाजा मंत्री बनने के बाद गाँव में बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने के लिए आ सकते हैं। यहाँ तेज प्रताप यादव के चचेरे भाइयों के अलावा चाची और उनका पूरा परिवार रहता है। लालू प्रसाद के पैतृक गांव आवास पर उनकी माता और तेज प्रताप यादव की दादी मरछिया देवी की प्रतिमा है। फुलवड़िया में आकर के तेज प्रताप यादव परिवार और गांव के लोगों से मिलेंगे और फिर मीरगंज शहर की मरछिया देवी चौक पर भी अपनी दादी की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। इस बीच लालू यादव के द्वारा फुलवड़िया में बनवाए गए पंचमुखी दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर के फिर से सरकार बना ली है। इस बार सरकार में आरजेडी के चेहरे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। कल पटना में हुए शपथ ग्रहण समारोह में आरजेडी के शाहनवाज को कैबिनेट में शामिल किया गया है। पिछली नीतीश सरकार में बीजेपी के शाहनवाज हुसैन मंत्री थे। सैयद शाहनवाज हुसैन केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। यह किशनगंज लोकसभा सीट से एक बार तस्लीमुद्दीन को हरा चुके हैं और एक बार हार भी चुके हैं। आपको बता दूं कि तस्लीमुद्दीन के बेटा है शाहनवाज आलम। शाहनवाज हुसैन ने शाहनवाज आलम के पिता तस्लीमुद्दीन किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से हरा चुके हैं। वहीं भाजपा के शाहनवाज ने भी तस्लीमुद्दीन को एक बार हराया है। जब भाजपा से गठबंधन के दौरान नीतीश सरकार में शाहनवाज हुसैन मंत्री थे, अब महागठबंधन की सरकार में आरजेडी के शाहनवाज को जगह दी गई है, यानी कि तस्लीमुद्दीन के बेटे शाहनवाज को जगह दी गई है। शाहनवाज आलम के पिता भी राजनीति में सक्रिय हैं। इसी बीच एनडीए में मंत्री रहे सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भाजपा से नीतीश का गठबंधन टूटने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली से जब पटना लौटने के लिए उड़ान भरी तब वे बिहार सरकार में मंत्री थे। जब पटना में उतरे तो फिर पता चला है कि सरकार ही चली गई है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने हर तरीके से समीकरणों को साधते हुए नई कैबिनेट का गठन कर लिया है। जहां नीतीश ने महागठबंधन की हर पार्टी और फिर एक निर्दलीय विधायक को मंत्री पद सौंपा है। शाहनवाज हुसैन की जगह शाहनवाज आलम अब कैबिनेट में शामिल है। आरजेडी से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।